तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। इसका शीर्षक है रुकावट नहीं, सिस्टम। एक 58 वर्षीय नायक की कथा। और ये कोई प्रकाशित लेख या किताब नहीं है, बल्कि एक तरह की पटकथा या योजना लगती है। हाँ, और ये दस्तावेज वाकई दिलचस्प है, खासकर इसकी बनावट। ये साफ तौर पर अनुभवी ऊर्जावान नागरिकों, मतलब 58 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, वो है भाषा को लेकर इसके निर्देश। हाँ, ये मैंने भी देखा और मैं इसी पर आने वाली थी। इसमें शुद्ध हिंदी के प्रयोग की बात तो है ही, पर एक खास निर्देश है अनुशासन शब्द की जगह सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करना। हाँ, ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर शायद इसके पीछे कोई बड़ा विचार है। मतलब अनुशासन और सिस्टम में यहाँ क्या फर्क हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से ये इस पूरे दस्तावेज की कुंजी है। अच्छा। देखिए, अनुशासन का मतलब अक्सर होता है इच्छा शक्ति से खुद को धकेलना, एक तरह से अपनी प्रवृत्तियों से लड़ना। जो कि थका देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम का मतलब है एक ऐसा ढांचा या ऐसी प्रक्रिया बनाना जहां सही काम करना अपने आप में आसान हो जाए। इसे थोड़ा और समझाइए। यूं समझ लीजिए कि एक पत्थर को धक्का देकर पहाड़ी पर चढ़ाना और उस पत्थर के लिए एक ढलान वाला रास्ता बनाने जैसा फर्क है। वाह। एक में आप लड़ रहे हैं, दूसरे में आप बना रहे हैं। धक्का देने और रास्ता बनाने का फर्क, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो हमारा आज का मिशन इस दस्तावेज में बताए गए सिस्टम के विचार को इसी नजरिए से समझना है। हम देखेंगे कि एक 58 वर्षीय व्यक्ति को नायक के रूप में कैसे परिभाषित करता है और असल जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए रास्ता बनाने के क्या तरीके सुझाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये दस्तावेज 58 साल की उम्र में एक असली नायक की परिभाषा को ही पलट देता है। हाँ। हमारे दिमाग में नायक की छवि किसी महान योद्धा या क्रांतिकारी की होती है जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ता है। सही बात है। लेकिन यहाँ वीरता किसी जंग में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को एक सिस्टम से चलाने में है। बिल्कुल। और इसका मूल विचार दस्तावेज में दिए गए एक उद्धरण से आता है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी साधना है। सबसे बड़ी साधना है। यहाँ साधना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कह रहा है कि आपका रोज का काम, आपकी जिम्मेदारियां ही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। मतलब नायक वो है जो सामाजिक या शारीरिक बाधाओं के बावजूद अपने काम और जिम्मेदारियों पर टिका रहता है। उस साधना शब्द पर एक पल रुकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि दस्तावेज काम को आध्यात्मिकता के बराबर रख रहा है? हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब एक अकाउंटेंट जो अपनी फाइलें पूरी कर रहा है, वो भी एक तरह से साधना कर रहा है। हाँ, इस दस्तावेज के नजरिए से देखें तो बिल्कुल, ये संसारिक को पवित्र बनाने जैसा है। अच्छा। साधना के लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता से करते हैं तो वही आपकी साधना है। हाँ, यहाँ नायक कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो है जो अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों को असाधारण समर्पण के साथ पूरा करता है। यही उसकी वीरता है। और ये कर्तव्य पर टिके रहने का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी तो मुश्किलों से भरी है। इसे लागू करना कितना कठिन हो सकता है, खासकर जब सामाजिक दबाव हो। मुझे लगता है पहली केस स्टडी इसी दुविधा को संबोधित करती है ना? हाँ, पहली केस स्टडी इसी टकराव पर केंद्रित है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी स्थिति है जहां जैसे घर में कोई तनाव है। हाँ, परिवार में कोई तनाव है या किसी सामाजिक मुद्दे पर बहस चल रही है और हर कोई चाहता है कि आप उसमें शामिल हों। उस माहौल में नायक उन सब से हटकर अपने जरूरी काम को पूरा करने का फैसला करता है। लेकिन क्या ये स्वार्थ नहीं है? समाज से कटकर सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, क्या ये नायक का लक्षण है या पलायनवाद का? सही सवाल है। लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन दस्तावेज इसे पलायनवाद के रूप में नहीं देखता। तो फिर क्या है ये? यहाँ सिस्टम का मतलब है अपने भावनात्मक ऊर्जा का प्रबंधन करना। सोचिए कि आपकी ऊर्जा एक बाल्टी में भरे पानी की तरह है। ओके। अगर आप उस बाल्टी को हर उस बहस और तनाव में ले जाएंगे जहां बहुत सारे छेद हैं, तो वो जल्दी ही खाली हो जाएगी। सही बात है। नायक एक सिस्टम बनाता है जहां वो अपनी ऊर्जा को वहां केंद्रित करता है जहां उसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी अपने कर्तव्य पर। तो ये स्वार्थ नहीं है? नहीं,
ये अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके उसे सही जगह लगाने की समझदारी है, ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी रह सकें। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जहां आपको एक जरूरी मीटिंग की तैयारी करनी है, लेकिन घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं। आप ना तो उनके साथ ठीक से बैठ पाती हैं, ना ही काम कर पाती हैं। आप दोनों जगह पर मानसिक रूप से अनुपस्थित रहती हैं। एकदम सही। शायद यहीं पर एक सिस्टम काम आता। कैसे? सिस्टम का मतलब हो सकता है कि आप विनम्रता से कहें, मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं अपना जरूरी काम निपटाकर आपके साथ बैठता हूँ। अच्छा। उस 1 घंटे में आप पूरी तरह से काम पर केंद्रित होते हैं और बाद में पूरी तरह से परिवार के साथ। ये बहाने बनाने के बजाय एक सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। और दस्तावेज बहाने बनाने की प्रवृत्ति को चुनौती देता है। बिल्कुल। नायक ये नहीं कहता मैं तनाव के कारण काम नहीं कर सका। वो एक सिस्टम के तहत अपने काम को प्राथमिकता देता है। यह एक मजबूत मानसिक ढांचा है। ठीक है, तो ये हुआ सामाजिक और भावनात्मक बाधाओं से निपटने का सिस्टम। लेकिन उन बाधाओं का क्या जो शारीरिक है? उम्र के साथ आने वाली सीमाएं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी केस स्टडी इसी पर है और ये बहुत ही व्यवहारिक है। हाँ, ये केस स्टडी आज के दौर से बहुत गहराई से जुड़ी है। ये बताती है कि कैसे कम होती दृष्टि जैसी शारीरिक सीमा को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनीडेस्क और वॉइस नोट्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। स्रोत में एक विजुअल डायरेक्टिव भी है जिसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से शारीरिक सीमाओं पर काबू पाने की कल्पना करें। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। यानी अगर किसी को कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत हो तो वो अपने किसी सहयोगी को एनीडेस्क से अपने कंप्यूटर का एक्सेस देकर कह सकता है कि जरा वो ईमेल खोलकर पढ़ दो, और फिर वॉइस नोट पर उसका जवाब रिकॉर्ड करके भेज सकता है। बिल्कुल। इस तरह नजर की कमजोरी काम के बीच में आई ही नहीं। हाँ, और यहाँ जो आकर्षक बात है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसके पीछे की मानसिकता है। मानसिकता। नायक अपनी कमजोर दृष्टि की शिकायत नहीं करता, ना ही इसे काम न करने का बहाना बनाता है, बल्कि वह अपनी इस सीमा के चारों ओर एक सिस्टम बना लेता है। ये मानसिकता ऐसी है कि आप दीवार से टकराने के बजाय उसके बगल में एक दरवाजा बना लेते हैं। वाह। ऊर्जा टकराव में नहीं बल्कि निर्माण में लगती है। यही सिस्टम की असली ताकत है। दीवार से टकराने के बजाय दरवाजा बनाना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, तो बाधा एक रुकावट नहीं रह जाती बल्कि एक अवसर बन जाती है एक नया ज्यादा कुशल सिस्टम बनाने का। ठीक कहा। बाधा को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है। मतलब आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती। बिल्कुल, बल्कि आप उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये आपको परिभाषित करता है। यहाँ सिस्टम अनुकूलन और लचीलेपन का प्रतीक है। ये उम्र के साथ आने वाली शारीरिक चुनौतियों को स्वीकार करने और फिर भी प्रासंगिक और उत्पादक बने रहने का एक बहुत ही सकारात्मक तरीका है। हमने सामाजिक बाधा की बात की, शारीरिक बाधा की बात की, लेकिन ये दस्तावेज एक कदम और आगे जाता है ना? हाँ। ये पूछता है क्या हम सेवा करने के तरीके पर भी एक सिस्टम लागू कर सकते हैं? सही। और इसका जो जवाब तीसरी केस स्टडी में है वो मुझे सबसे अनोखा लगा। स्मार्ट समाज सेवा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ, ये हिस्सा सेवा की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। कैसे? पारंपरिक रूप से सेवा का मतलब होता है पैसे दान करना या कहीं जाकर शारीरिक श्रम करना। लेकिन ये केस स्टडी मूक प्रभाव या साइलेंट इम्पैक्ट की एक अनूठी अवधारणा पेश करती है। साइलेंट इम्पैक्ट। इसमें नायक अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज के जरिए समाज सेवा करता है। तो इसका मतलब है कि अपनी कही हुई बातों को, अपने ज्ञान को रिकॉर्ड करके फैलाना। पर ये पारंपरिक सेवा से बेहतर कैसे है? ये बेहतर होने के बारे में नहीं बल्कि अलग और कुशल होने के बारे में है। अच्छा। यहाँ सिस्टम का अर्थ है अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति का सही ढंग से उपयोग करना। इस मामले में नायक की संपत्ति उसकी आवाज, उसका ज्ञान और उसका अनुभव है। रिकॉर्ड किए गए संदेशों के माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना कई लोगों तक पहुंच सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है या उन्हें ज्ञान दे सकता है। दूसरे शब्दों में ये एक तरह से अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने का सिस्टम है। हाँ, ताकि कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। एकदम सही। ये मूक प्रभाव कुछ ऐसा है जैसे एक शिक्षक एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है। अच्छा उदाहरण है। वो एक बार मेहनत करता है लेकिन उसका ज्ञान सालों तक हजारों लोगों तक पहुंचता रहता है बिना शिक्षक के वहां मौजूद हुए। ये प्रभाव का एक लेवरेज सिस्टम है। नायक को अपनी पहचान या प्रशंसा की जरूरत नहीं है,
उसका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना है। तो अगर हम इन तीनों मामलों को एक साथ देखें तो एक ही पैटर्न उभर कर आता है। हाँ, नायक सीधे रुकावट से नहीं लड़ता, बल्कि उसके आसपास एक सिस्टम बना लेता है। बिल्कुल। चाहे वो सामाजिक दबाव की भावनात्मक दीवार हो, कमजोर दृष्टि की शारीरिक सीमा हो, या फिर सेवा करने की इच्छा। हर चीज को एक सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। टकराव के बजाय निर्माण पर जोर है। हाँ, और ये दस्तावेज, जो कुछ वेबसाइटों से प्रेरित लगता है, एक सक्रिय और समाधान उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देता है। ये बहाने बनाने की प्रवृत्ति को चुनौती देता है और इसके बजाय एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां हमने शुरू किया था। अनुशासन बनाम सिस्टम। हाँ, अब ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो गया है। अनुशासन कहता है मुझे तनाव के बावजूद काम करना है, ये एक लड़ाई है। सिस्टम कहता है मैं एक ऐसा माहौल कैसे बनाऊं जहां तनाव मुझे प्रभावित ही ना करे, ये एक रचना है। सही है। अनुशासन कहता है मुझे अपनी कमजोर आंखों से और ज्यादा मेहनत करके पढ़ना होगा। और सिस्टम कहता है और मैं देखने के बजाय सुनने का तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाह। सिस्टम एक व्यक्तिगत रचना है। यह आपके द्वारा आपकी जरूरतों और आपकी सीमाओं के अनुसार बनाया गया एक ढांचा है। तो आज इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें मैं अपने साथ ले जा रही हूँ वो ये है, पहला, बाधाओं को देखने का नजरिया बदलना, उन्हें दुश्मन समझने के बजाय एक पहेली समझना जिसे सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन प्रभावी सिस्टम बनाना जो आपकी ऊर्जा को टकराव से बचाकर निर्माण में लगाएं। सही। और तीसरा, उम्र को एक सीमा के बजाय अनुभव और ज्ञान का प्रतीक मानना जिसका उपयोग नए और रचनात्मक तरीकों से किया जा सकता है। और मैं इस चर्चा को दस्तावेज की अंतिम पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बताइए। समय वही, आंखें वही, बस किताब बदल गई, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। वाह। समय वही, आंखें वही, बस किताब बदल गई। इसका मतलब है कि परिस्थितियां या क्षमताएं भले ही वही हों, लेकिन अगर हम अपनी दृष्टिकोण, अपनी किताब को यानी हमारे सोचने के सिस्टम को बदल दें तो परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, यह तो पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? यह स्रोत 58 वर्षीय व्यक्ति पर केंद्रित है, लेकिन क्या यह रुकावट पर सिस्टम की मानसिकता किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकती? सही बात है। चाहे वह एक छात्र हो जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा हो, एक युवा पेशेवर जो काम और जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो, या एक कलाकार जो क्रिएटिव ब्लॉक का सामना कर रहा हो। बिल्कुल। शायद हम सभी अपने जीवन में नायक बन सकते हैं अगर हम रुकावटों से लड़ने के बजाय उनके चारों तरफ दरवाजे बनाना सीख लें।